नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक दौर में महल से संचालित होने वाली ग्वालियर चंबल की राजनीति में इन दिनों भारी बदलाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों परास्त हुई भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वहां कब्जे के प्रयास अभी से तेज कर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना जिले में यूं तो शामिल हुए कृषि मेले में, लेकिन उनके भाषण में उस इलाके के सारे मुद्दे होने से यह समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि किस लाइन पर और किन मुद्दों पर भाजपा इस बार चुनाव को ले जाना चाहती है। पहले कांग्रेस और फिर भाजपा में ग्वालियर का पर्याय बने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम के नेतार्थ भी बहुत है। पिछला चुनाव कांग्रेस को जिताने वाले सिंधिया यूं तो अब भाजपा में है, इस लिहाज से भाजपा को और आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास तो गोविंद सिंह के अलावा कोई और बड़ा नाम बचा ही नहीं। मगर सिंधिया भले भाजपा में आ गए हैं, लेकिन चुनौतियां शक्ल बदलकर अभी भी सामने। 8 जिले, 34 विधानसभा सीटें, क्या अभी भी दोनों दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कृषि मेले के जरिए कितने वोटर्स को साधने की कोशिश की शिवराज तोमर ने? ग्वालियर चंबल का इलाका दोनों ही दलों के लिहाज से किसके केयर ऑफ रहेगा? पराली से लेकर सिंचाई की परियोजना तक और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने के शिवराज जी के भाषण का लक्ष्य समूह कौन था? आज ही भाजपा संगठन के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में क्यों शिवराज ने आपातकाल के वक्त अपनी गिरफ्तारी का किस्सा सुनाया? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस संबोधन को सुनिए। धरती पुत्र किसान की, चंबल के जवान की। शिवराज जानते हैं कि सामने बैठी भीड़ कैसी है और उसके साथ तादात्म्य कैसे बनाना। किसान और जवान ग्वालियर चंबल इलाके का सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुरैना में हुए इस आयोजन में उस इलाके के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज मंच से जब 4 जिलों से आए किसानों को संबोधित कर रहे हों, तो इतना तय मानिए कि सिर्फ कृषि मेला या खेती से जुड़े विषयों का आयोजन नहीं है। यह है ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की 34 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद। किसान आंदोलन के बाद और पिछले विधानसभा का अनुभव साथ रखे भाजपा के दोनों वरिष्ठ नेता जानते हैं कि इस बार का सफर भी आसान नहीं है। लिहाजा सिंचाई परियोजना से लेकर पराली जलाने तक और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई सहित वे सारे मुद्दे एड्रेस किए गए जो चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। शिवराज देवता देखकर समझ लेते हैं कि इसकी पूजन पद्धति क्या होगी। लिहाजा जब वे उसके बाद ग्वालियर में एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचे, तो संगठन में जान फूंकने के लिए युवाओं को पसंद आने वाली बहुत सी किस्सा गोई भी की। रात भर अभी थाने में रहे, सवेरे का इसको रिमांड करेगा। अब रिमांड पे गए तो हाथ में हथकड़ी लगा दी, ले तो गए वो हमें जीप में बैठा के, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर ले गए और वहां से 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, कल इसे ले जाते हैं। अब वो पैदल लेके जा रहे थे, बस में बिठाने के लिए, उनके साथ जेल जाना। तो तांगा में बैठ के स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, उनने मुझे देखा तो लगा कि ये तो शायद चोर है, महंगे गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने नारे लगाने शुरू किया। तो मैं ही नारा लगाता जुल्म के आगे, फिर मैं ही कहता नहीं झुकेंगे, जुल्म किया और लड़ेंगे। अगर कोई जीवन में अच्छा कर पाए तो विद्यार्थी परिषद के उन्हीं संस्कारों के कारण अच्छा। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सरकार बनने का रास्ता वहीं से दिखाई दिया था। लेकिन तब से अब तक पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है। अब तस्वीर बदल चुकी है। तब कांग्रेस के जो हीरो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वे अब भाजपा में आ गए हैं। संभावनाएं कांग्रेस के लिए हालांकि अब भी बहुत हैं, मगर वो सरकार और उसके मुखिया के प्रयासों पर नजर रखे हुए। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, बेरोजगारों के बीच जाते हैं और जाकर उन्हें कहते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पर उनकी हर घोषणा झूठी साबित होती है। आज खाद, बीज, हर चीज से किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। जब चुनाव आते हैं उसके पहले ही किसान भाई क्यों याद आते हैं? मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी केवल सपने दिखाने का काम करती है, किसान भाइयों को झूठे वादे करती है, परंतु वादे कभी पूरे नहीं करती। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में कांग्रेस से बुरी तरह परास्त होने वाली पार्टी भाजपा ने उपचुनाव में हालांकि कुछ भरपाई की जरूर, लेकिन ये इलाका अब भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बसपा को भले 1 सीट मिली, लेकिन इस बार भी वो कुछ जिलों में ताल तो ठोकेगी। कुल मिलाकर ये लड़ाई इलाकाई नहीं है, बल्कि यहाँ की जीत सरकार बनाने का
मार्ग प्रशस्त करती है और यहाँ अभी से जोर लगाना दोनों प्रमुख दलों के लिए जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिथुन अहिरवार है हमारे साथ, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मिथुन जी का। दूसरे मेहमान है गीत धीर, ये बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है गीत जी का भी। और जो तीसरे मेहमान है वो सुरेश शर्मा है, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गीत धीर से ही कर लेते हैं। तो गीत जी, ये क्या था, ये जो प्रोग्राम था, ये कृषि मेला था या क्या था, या चुनावी फील्डिंग थी? थोड़ा तर्जुमा करिए ठीक से। ये एक ऐसा मंथन था जहां किसानों को आगे बढ़ने के लिए एक जो है राह दिखाई गई है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कृषकों की जो है आय है उसको दुगनी कर देंगे। माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा से जो कहते हैं उस पर अमल करते आए हैं, और निश्चित रूप से आय बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह की चीजों के ऊपर जो हमें काम करना था वो हमने कार्य किया है, और जनता के बीच में हम उन मशीनों को, उन कार्य पद्धतियों को लेकर पहुंचे थे। ये 3 दिन का जो अवसर मुरैना में मिला है, इसमें देखिए वहां पर शिवराज जी ने स्वयं जो है उद्घाटन सत्र में पहुंच के वहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को, कृषक भाइयों को जो है मशीनों एक सवाल ले लीजिए, मैंने भी देखा बहुत बारीकी से उनका प्रोग्राम। एक सवाल ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, गुलामी का प्रतीक छोड़ गए, इसलिए हमने मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में कराई। ये षड्यंत्र था कि कल्लू, कल्ला, धन्नू, लल्ला ये डॉक्टर न बन पाए, इसलिए हमने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई। तो अगर कृषि मेला था तो फिर इन सब बाकी योजनाओं पर फोकस किया शिवराज जी ने? देखिए वहां पर जो जनता थी उनको हमारी अन्य योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात बोली थी कि आप केवल घूमने ना आइए, क्योंकि आपने प्रवीण जी निश्चित रूप से वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुना है, मैं समझ गया था। मंदार योजना जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्योंकि नई योजना है और हिंदुस्तान में इसकी सब तरफ जो है प्रशंसा हो रही है। ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में लोगों को कई बार नहीं मालूम पड़े, तो इस विचार से उन्होंने बात शायद मोटी मोटी बात आपकी ले ली। मिथुन जी को इन करते हैं। मिथुन जी, ग्वालियर चंबल इलाका पिछली बार तो बल्ले बल्ले कर गया था आपकी, अब इस बार जो है वो चुनौती, क्योंकि आपका हीरो ही शिफ्ट हो गया बीजेपी में, जिस हीरो ने वहां उतनी सीटें दिलाई थी, और ये फिर फील्डिंग कर रहे हैं तेजी से। आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखते हो आप? देखिए, जो हीरो था वो इंटरवल के बाद तो एंटी हीरो के रूप में साबित हुआ है। अभी गीत जी किसी योजना की बात कर रहे थे। देखिए, भाजपा की बातों में कितना डिफरेंस होता है। ये कह रहे थे कि एक बड़ी लोकप्रिय योजना है, फिर कह रहे हैं उस योजना के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही तर्क आते हैं। चलिए किसानों की बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, इसलिए 11, 12, 13 नवंबर का ये कार्यक्रम रखा गया। गिद्धीर जी, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो अभी जो जितने दिन बचे हैं 2022 तक, क्या आप जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि 2022 खत्म होने से पहले किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? आज स्थिति यह है कि किसानों को जो हमने कर्ज माफ किया था, 27 लाख किसानों को हमने कर्ज माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको विधानसभा में माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं और उस बात को तथ्यात्मक रूप से मानते नहीं। हमने उनके जो कृषि उन्होंने कही, सुन ले रहा हूं मैं, एक बात उन्होंने कही कि आपके समय में ये 16% या 14% हो सकता है, मुझसे राइट डाउन करने में चूक हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन को माफ कीजिएगा, लेकिन इतने % ब्याज आप लोग लेते थे लोन देते वक्त, हम 0% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, तो हम कांग्रेस से ज्यादा बेहतर किसानों के संदर्भ। इनके 0% लोन की जो सच्चाई है वो तो उस घोटाले में सामने आ गई थी, जिसमें कई सारी संस्थाओं में, कई सारी जो एपेक्स बॉडीज हैं उसमें इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी। तो उसकी सच्चाई तो हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हमने जो 2018 में किसानों से वादा किया और उसको हमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकार बदली तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के जितने वादा हैं, खासकर आपको बहुत वक्त दिया। एक बार सुरेश शर्मा जी को इन करते हैं, आप थोड़ा संवाद को घोर सियासी करते हैं। सुरेश शर्मा साहब, एक मैं यथावत कोट कर रहा हूं जो वहां पे मंच से नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि शिवराज जी के राज में मतलब क्या क्या हुआ, ये तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, कृषि विकास दर बढ़ी, बिजली, किसान, गांव, शहर। फिर एक बात उन्होंने और कहा कि शिवराज जी की यात्रा यही नहीं रुकेगी, आने वाले दौर में भी शिवराज जी अब ये करेंगे। एक तो उसका तर्जुमा और दूसरा ग्वालियर चंबल पर बीजेपी के फोकस का। देखिए, शिवराज जी का जो राजनीतिक सफर है, निश्चित रूप से आपको तो प्रवीण जी याद होगा जब वो आए थे शुरुआती दौर में, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जो राजस्व पुस्तिका है उसमें केवल दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में एक आध बार संशोधन हुआ है।
और उन्होंने सहायता के नाम पर किन किन की सहायता दी जाए इतना संशोधन कर दिया, शायद किताब दोबारा लिखी जा रही है। और आप और हम शायद उस चीज पर हंसा करते थे कि ये चूजा चूजी बोलने वाले हैं अभी। तो इसका मतलब ये था कि ये ठीक है, हम हंसते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को राहत मिलती थी वो चूजा चूजी के मरने पर भी मिलने लग गई। इसका अभिप्राय ये भी है। दूसरा, ये जो वहां मेला हुआ है, उस मेले में दो चीजें मुझे राजनीतिक रूप से समझ में आती हैं। पहली ये आती है कि नरेंद्र सिंह जी का मुरैना जो है वही चुना गया है, और वही मुरैना जो लोकसभा क्षेत्र है वहां विधानसभा के उपचुनाव में करारी भाजपा की हार हुई थी, नरेंद्र सिंह जी की उपस्थिति और घूमने फिरने में भी। तो नरेंद्र सिंह जी एज ए कृषि मंत्री ये बताना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को, 2018 में भी हुई और उपचुनाव में भी हुई, दोनों में हुई। तो ऐसी स्थिति में वो ये बताना चाहते हैं कि मैंने कृषि मंत्री के रूप में देश में ये सब किया है, आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक राजनीतिक कारण है। एक बात मैं चूंकि खबर की दृष्टि से ये बता रहा हूं कि कोरोना के कारण आज सिंधिया जी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। इसलिए केवल 2 लोगों का शो हुआ। मुझे लगता है ये बात से संदेश क्या जाए, ठीक है, वो हो गया, समझ में आ गई बात। अब मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था। बात केवल इतनी सी है जिसके मिथुन जी कह सकते हैं उसको, कि कर्ज माफी जो थी वो 2 लाख रुपए की तक की कर्ज माफी की बात की थी। इसलिए आम आदमी का फोकस ये था, आम किसान का फोकस ये था कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा। यहां एनपीए से शुरू करा, जो केवल एक उद्योगपति मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो बैंकों के साथ अपने सेटलमेंट के नाम पर एनपीए का कर्जा सबसे पहले माफ किया, उनको सेटलमेंट किया गया बैंकों के साथ। यदि ये बात 2 लाख रुपए से शुरू होती तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। एक व्यवसायिक मनोवृत्ति के व्यक्ति के नाते जो किया वो एक बड़ी चीज हो। गीत जी, सिंधिया जी नहीं आए, सबको पता है उनको कोविड हुआ है, वो बीमार हैं, वो उनकी जल्दी सेहतमंद होने की हम भी कामना करते हैं। लेकिन वहां पे बहुत सारी योजनाएं गिनाई गई दोनों की तरफ से। एक आध योजना सिंधिया जी का भी गिना के उनका नाम मेंशन हो जाता तो फिर और भी अच्छा लगता कि भाई उस इलाके में उन्होंने भी बहुत अच्छा कुछ किया। उनकी अनेकों सराहनीय योजना है, खास करके फ्लाइट्स वाली, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि वही आकर जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं और अगले कार्यक्रम में आप उनको भी देखेंगे। निश्चित रूप से हमारी पार्टी में कोई, जिस प्रकार का आपका इशारा था, कोई गुटबाजी नहीं है और वो साफ दिखता है। निश्चित रूप से जो आपने बात माननीय सुरेश जी ने भी बोली, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल सही आकलन है कि कोरोना के कारण नहीं आ पाए, नहीं तो सारे नेता मंच पे दिखते। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि अभी चुनाव में नगरीय निकाय के भी हों, हमारी हार जरूर कुछ जगहों पे चंबल और ग्वालियर इलाके में हुई थी, लेकिन अगर आप टोटल आंकड़ा देखें मध्य प्रदेश का, तो 90 से 95% व्यक्ति जो हैं हमारे ही जीत के आए हैं, तो निश्चित रूप से उसको दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। पूरा वक्त दे दिया आपको मिथुन। हाँ, जल्दी बात पूरी करिए। चलिए, एक बात मैं और जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से मेरे भाई जो बोल रहे थे मिथुन जी, पहले आपके समय में केवल 7 लाख हेक्टर पे जो है वो कृषि का कारोबार होता था, कृषि की जाती थी। आज जो है 45 लाख हेक्टर हो गई है। इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं किया गया? ठीक है, ये तो अब ये आंकड़ों में अब थोड़ा सियासी संवाद होता है तो दर्शकों को भी मजा आता है। वक्त भी सियासी संवाद का ही। मिथुन जी को इन करते हैं। मिथुन जी, पिछली बार जैसे मैंने कहा कि भाई आपने चलो उनको जो भी लानतें भेज दी, जो भी बोल दिया वो चले गए। अब आपके पास आपके पास तो चेहरे का संकट है वहां। मतलब अगर सीटें सबसे ज्यादा हैं, ग्वालियर चंबल डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से तो कौन है जो वहां लीड करेगा? कौन आपकी नाव का वहां पे केवनार है गोविंद जी के अलावा? देखिए प्रवीण जी, हमारे जो नेता हैं वो तो तय हैं। कमलनाथ जी हमारा फेस हैं और कमलनाथ जी के फेस को दिखा करके ही अभी जो महापौर का चुनाव हुआ, तो 57 साल बाद इन्होंने सिंधिया जी को आगे रखा। 57 साल बाद हम लोगों को वहां महापौर हमारे पार्टी से मिली है। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों मिलकर के वहां जीत नहीं दिला पाए। और भारतीय जनता पार्टी अब सोच ले कि इनका चेहरा क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि पिछले चुनाव में सिंधिया के नाम पे वोट पड़े थे और शिवराज सिंह जी के खिलाफ पड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब चेहरे को डिसाइड करने की तरफ बोले। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब फील्ड पे काम करने की बात आती है तो इनके कृषि मंत्री का मैं एक बयान दिला दूं आपको याद। इनके कृषि मंत्री का बयान था कि अभी ये सिंधिया गुट के एक मंत्री को फोन करके बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी ये करवा दो, ये तो मूंग का किसान हमको निपटा देगा। उनको जब फुर्सत मिलती है तो फैशन वॉक में चले जाते हैं, फैशन शो में रैंप वॉक कर रहे होते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का किसान गांव गांव में आज ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, डीएपी नहीं मिल रहा,
यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर के शटर उठा देते तो उनके ऊपर कार्रवाई करने लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तय माने, थोड़ी वो तो मसला उस पे एक दिन कलम नजर में कर दी, लुटवाए वो थोड़ी है, किसानों से जुड़ा मसला है। ठीक है, किसानों से जुड़ा है, लेकिन लुटवाना भी तो गलत है। लुटवाना नहीं, रॉबिन हुड नहीं बन सकता ना। केवल ये दिखा रहे हैं सुरेश शर्मा जी खाद है, सुरेश शर्मा जी को इन करते हैं, संवाद को सियासी रखते हैं। सुरेश शर्मा जी, ये संकट आपको नहीं लगता कि दोनों के पास है, सीटें सबसे ज्यादा, मतलब आप देखिए कि दिख रहा है स्पष्ट के साथ इतनी संपत्ति वहां पर रखी है, 34 सीटें बहुत बड़ी संपत्ति है, और उठाएं कैसे का संकट दोनों की तरफ नहीं दिखता आपको थोड़ा थोड़ा? देखिए, मुझे लगता है नेगेटिविटी, गालियां निकालना या मध्य प्रदेश को बर्बाद हो गया है ऐसा समझना या समझाने का प्रयास करना कोई राजनीतिक लाभ का कारण नहीं हो सकता। हाँ, मैं ग्वालियर के बारे में जब मैं व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता हूं प्रवीण जी, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि भाजपा के सामने ग्वालियर में जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि जो 2 प्रकार के कार्यकर्ताओं का समावेश हुआ, क्योंकि वह कांग्रेस तो बची नहीं, थोड़ी बहुत बची है, वहां दोबारा से पुनर्जीवित हो रही, नई शक्ति अर्जित कर रही है। तो इसलिए जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के लोग भाजपा में आए और भाजपा के लोग जो पहले से थे, उनके बीच में समन्वय सबसे बड़ा द्वंद्व है, सबसे बड़ी जो है समस्या है। और ये समस्या को यदि भाजपा ने पाट लिया तो मुझे लगता है कि 34, 37, 50 सीटों की बातें हम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को जीतने के लिए पसीना आ जाएगा। यदि इसको नहीं साध पाए तो कांग्रेस सेंधमारी करेगी, नाराजगी की बात के कारण जो है दोनों में यदि समन्वय नहीं बन पाया तो मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त ग्वालियर चंबल में कुछ बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप भी 2 बार कह चुके और मैं तो मानता ही हूं कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा फेस नहीं। और कमलनाथ जी के बारे में आप कितना ही कह लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट करता हूं, उनका अभी भी प्रादेशिक जो है फेस नहीं बन पाया। वो अभी भी एक छिंदवाड़ा क्षेत्र के नेता हैं, उनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक स्वीकार्यता, जैसे शिवराज सिंह चौहान हर जिले में, हर क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान है, तो इसी प्रकार से कमलनाथ जी की प्रदेश भर में कोई ऐसी पहचान नहीं है। गीत जी को इन कर लेते हैं। गीत जी, जो बात कह रहे हैं शर्मा साहब, उसका एक सिरा लेके आपकी तरफ आता हूं कि आप मायके वाले भी हैं, अब ससुराल वाले भी हैं, वो कई वाले हो गए, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगता कि आपके लिए ज्यादा होगी कि किसी एडजस्ट करो, मतलब किसी आगे रखें हम मायके वालों को कि ससुराल वालों को? देखिए, हमारा तो जो काम है वो बोलता है किसी को आगे रखने की बात ही नहीं, काम आगे रखने की बात है। और जहां तक कांग्रेस के प्रश्न की बात है तो देखिए, एक ये लोग किसान और कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो कृषक मित्रों को हटा दिया, संबल योजना बंद कर दी, अनेकों बातें हैं। तो कांग्रेस का जो चेहरा है, असली रूप है, वो जनता भली भांति जानती है। और मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है, जैसा कि आदरणीय सुरेश जी ने भी कहा, बिल्कुल वो सही आकलन है। मैं दोबारा ये बात को बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो बड़ा चेहरा नहीं बन पाया है। ये बात जो है मानना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आज भी देखिए दिग्विजय सिंह जी की बात जब की जाती है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस की बात की जाती है, आपके यहाँ सब मायके ससुराल वाले मिलके रहेंगे ना इलेक्शन के वक्त तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने बोला ना, कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा कार्य जो है वो ही बात करता है, जनता उसी को सराहती है। ठीक है, अब इनका लेते हैं मिथुन जी को। मिथुन जी, ऐसी कोई मतलब आपदा में अवसर तो नहीं तलाशोगे आप लोग ग्वालियर चंबल में कि इनकी तरफ आए, आपदा मायके ससुराल का विवाद हो तो हमको अवसर मिले? देखिए, विवाद हम क्या करेंगे? कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि एक गुट के आने के बाद हम लोग चुनाव हारने लग गए, तो हम क्या विवाद करेंगे? ये लोग संभालेंगे, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा और इनके जो ग्वालियर के स्थानीय नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी। अभी ये हमारे गिद्धिर जी भले कोविड की बात बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब भी भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में जाते हैं, ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, तो लेकिन ऐसे खबरें आती हैं कि उनको कोविड हो जाता है। पिछले बार भी ऐसी हुआ था और इस बार ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर का जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी का पसंद का है और इस कारण वो उस मीटिंग में आए, वो जिला अध्यक्ष भी वहां मौजूद था और नरेंद्र सिंह तोमर जी के आते ही वो निकल गए। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे। खैर, जब वो कोविड से उबर जाएंगे, मुझे लगता है कोविड 2023 के अंत तक तो चलेगा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मौके होंगे जब वो इस बात को ले। हाँ, सुरेश शर्मा जी की एक बात का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। सुरेश जी, 2018 में कमलनाथ जी के नाम पर हम जीत गए और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। एक पत्रकार के तौर पे यदि आप इसका आकलन नहीं कर पाते तो मुझे लगता है आपको अपने तर्कों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस खत्म हो गई है। अभी के जो चुनाव परिणाम है उनका एक बार विश्लेषण कर लीजिए। 57 साल बाद हम लोग ग्वालियर का महापौर बना पाए सर। सांसद से बड़ा चुनाव का इमाम होता है। आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शर्मा साहब, जवाब। और चुनाव वो कांग्रेस का नहीं है, केवल चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है। सिकरवार परिवार पूर्णतया भाजपा का रहा है, सब जानते हैं इसको। जबरन में आप अपने चेहरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सर क्या मूल भाजपा ही है क्या? वो सिंबल पर ही तो लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप उसको
आप उसको डिबेट में मत बदलिए प्लीज। नहीं, अपनी बात आप कही, मेरे मैं तो लीडर नहीं के टोका। खिलाफ बोल रहे हैं सर, एकदम बायस बात आप बोल मैं रहे हैं। खिलाफ नहीं बोल रहा मैं आप कह रहे हैं बिल्कुल कमलनाथ खिलाफ जी नहीं की बोल रहा, कोई मैंने पहचान तो नहीं है, बात कांग्रेस मेरे तो बात बहुत पूरी कौन सी बात बात पूरी है? करा लेते मिथुन नहीं, जी, आप क्या मुझसे- बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं, आप सुरेश जी मुझसे- की बात पूरी कर लेते हैं। आप हाँ, उससे डिबेट मत करिए प्लीज ना। नहीं, मैं कमलनाथ आपसे जी नहीं के कर रहा हूं, खिलाफ आप मेरी और पक्ष पार्टी का के मेरा बारे में मामला बोल रहे नहीं हैं, है। इसलिए मैं बोल रहा हूं। कमलनाथ जी से मेरी कोई तुलना हो सकती है क्या? वो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, इसलिए आप मुझे उनके बराबर ले जाके क्यों खड़ा कर रहे हैं भैया? आपको आप मैं ये उनका नाम कहना- ले रहे हैं, चलिए मैं बात तो ये पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर नहीं, लीजिए। आप उसको खत्म कर, आप उसको खत्म करिए। कमलनाथ जी बहुत बड़े आदमी है, मैं तो पासंग में भी नहीं हूँ भैया उनके सामने। कहा मुझे आप ऐसा ऐसा कह रहे नहीं, हैं? कमलनाथ जी को आप मैं कहते ये हैं ना, कहना उनका कोई चाहता कद नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इस कारण मैंने कहा कमलनाथ जी को सब पहचानते हैं सर। मैंने मध्य ये- प्रदेश की जनता मैं ने फिर कह रहा मुख्यमंत्री के हूं- रूप में मैं स्वीकार फिर- किया उनको। इससे सहमत हूं मैं जी भैया इससे आप सहमत हूं इस बात से। मैं हाँ। मैंने ये कहा था मिथुन जी कि कमलनाथ जी का जो है पूरे प्रदेश में जनाधार जिस टाइप का छिंदवाड़ा और महाकौशल में है वैसा नहीं है। बिना उन्हें जनाधार बनाने में के वो समय क्या लग रहा मुख्यमंत्री है, बन जाते सर? बन न पा अरे रहे। चलिए सर, एक अब विषय पे हो आप जाएगी उसको- डिबेट। हाँ, शर्मा आप साहब उसको जल्दी बात बहस पूरी मत कर लीजिए, करिए, आप फिर बहस मत एक करिए ना, सवाल मुझे अगर मालूम है वक्त हुआ तो लेंगे। आप बहुत विद्वान है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप बहस में मत बदलिए उसको, क्योंकि अनवांटेड रूप से मेरे मुंह से कुछ निकलेगा जो आप लोगों को हजम नहीं होगा। आपके मुंह से मुझे निकल क्यों चुका है, लालच उसी का करने की जवाब मैं कोशिश दे रहा कर था। आप कहाँ कसर छोड़ते हैं? हाँ, आप जो है मैं कह रहा हूं मत जाइए ना उस बहस में, मत पड़िए ना। क्या फायदा? आप कमलनाथ जी के को नेगेटिव क्यों बुलवाना चाहते क्या हैं? नेगेटिव सर? आपका मन चले तो आप अरे कमेटी सर, शर्मा के एक टीम पे में एक विषय पे केंद्रित हो जाएगा। शर्मा साहब बात पूरी करिए क्यों प्लीज कर रहे हो? प्लीज 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 मत करिए भैया, हाँ। वो बहुत बड़े आदमी है। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, आप बहुत छोटा- बड़े चलिए तो पत्रकार सर हैं। बात पूरी मैं- करिए शर्मा साहब, बात पे नहीं तो पहले आप में मैं वक्त ये चला कहना- जाएगा। हाँ, प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में मेयर जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीता था, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पार्षद ज्यादा संख्या में वहां जीते हैं बीजेपी के। ये तो भाजपा यही का तर्क है, सर। जबलपुर में स्थिति है, ये जबलपुर में स्थिति है। मैं 4 दिन पहले एक चैनल पर बैठा था महापौर जी के पति जो माननीय विधायक है उनके साथ। उन्होंने हर बार जो है अब जवाब में ये कहा कि सरकार जो है हमारी थोड़ी है ना, हम तो केवल महापौर भर है, हम वह क्या कर लेंगे। इससे सारी जनता में संदेश जाता है, इसलिए इनमें न पड़ी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई बहुत शकून का विषय नहीं है, और वहां जो है कार्यकर्ताओं के बीच में तनातनी का दौर है और है। इसमें बिल्कुल ठीक है, यही बात मैं अब एक आप जल्दी क्लोजिंग रिमार्क यदि वक्त बचा होगा तो गीत जी मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि ज्यादा आयोजन और सीएम का चेहरा सामने रखने का, तो जो बात शर्मा साहब ने कही उसी को आगे बढ़ा दूं कि चूंकि शिवराज जी निर्विवाद है तो वहां भी उन्हीं को आगे करो, ऐसी वाली प्लानिंग है क्या बीजेपी की? नहीं, देखिए वो मुख्यमंत्री हैं और ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एबीवीपी के कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री नहीं गए थे बॉस, वो तो बतौर बीजेपी के लीडर गए होंगे ना एबीपी के कार्यक्रम में। देखिए वो कार्यक्रम अलग था, लेकिन जहां तक के बात हाँ, हो तो रही है वहीं कृषक ग्वालियर मित्रों में? की और जी था तो ग्वालियर में ही, उसी इलाके में आज ही हुआ वो भी। निश्चित रूप से ग्वालियर में था, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। पहली बात, वो एक सरकारी कार्यक्रम था। एबीवीपी का जो कार्यक्रम था वो संगठनात्मक दृष्टि से एक वरिष्ठ नेता, और अगर हमारे वरिष्ठ नेता जाके कहीं मार्गदर्शन देते हैं तो उसकी तो सब सराहना करेंगे निश्चित रूप से। अगर एक पत्रकार है और कोई वरिष्ठ पत्रकार आता है तो आप भी उसका सम्मान करेंगे, तो ये उसी दृष्टिकोण से देखा जाए। नहीं, मैंने आलोचना के लिहाज से नहीं बोला, मैंने कहा कि चूंकि वहां बहुत सारे चेहरे हैं उनके बीच डिस्प्यूट ना हो, और शिवराज जी निर्विवाद चेहरे हैं, इसलिए ग्वालियर चंबल भी उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए, ऐसी प्लानिंग है क्या? ये पत्रकारों के बारे में राजनीतिक दलों का ये मंतव्य हो ही गया है, वो जय जय बुलवाना चाहते हैं और हम लोग नहीं बोल पाएंगे। हाँ। ये भाजपा वाले आपसे बुलवाना चाहते हैं, कांग्रेस वाले मुझसे बुलवाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये पूछ रहा हूं कि क्या वो निर्विवाद चेहरे के तौर पर शिवराज जी प्रोजेक्ट हो रहे हैं अब भी वही ग्वालियर में एज बीजेपी लीडर, नॉट एज सीएम? देखिए मध्य प्रदेश की धरती पे कहीं पे भी शिवराज जी को आप अगर देखेंगे तो शिवराज जी के प्रति एक आदर है, एक सम्मान है, और उनको एक जो है कार्य करने वाले व्यक्ति। 2 सवाल ले लिए जल्दी में मिथुन जी का को इन करते हैं। मिथुन जी, ये संगठन को भी कस रहे हैं उस इलाके में, ये आयोजन जो हो रहे हैं उसमें भी आज उनका मैं जो उनका भाषण सुना शिवराज जी का, वो बिल्कुल बहुत सारे वोटर्स को एड्रेस करता हुआ था, बहुत सारी योजनाओं को, केवल एग्रीकल्चर पे नहीं बोले, बाकी सब पे बोले, तो ये फील्डिंग और भीड़ भी पर्याप्त थी। तो नहीं लगता कुछ कि भाई मान लो वोटर
शिफ्ट हो जाए उधर की तरफ? तो देखिए प्रवीण जी, समय के साथ साथ सबका जो चोगा है वो उतरता जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके पुत्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को ये समझ में आता है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। किसानों के मामले में भी यही है, कार्यक्रम खत्म होने आ गया। गीत धीर जी ने नहीं बताया कि इनकी डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा कर रही थी उसका क्या हुआ, किसानों की बढ़ती हुई जो आत्महत्या है उसका क्या हुआ, किसानों की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदसौर में हुई थी उनके दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं हुई। इन सवालों का जवाब नहीं है। किसानों को अपनी लागत का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है सर, बात इतनी चर्चा इजाजत देता है। माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया, यहीं रोकूंगा, माफ कीजिए, रोकने के लिए कहा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो एक बात भर जरूर निर्विवाद तौर पे कही जा सकती है कि ग्वालियर चंबल पिछली बार भी बिल्कुल फोकस में था, इस बार भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें वहां से आती हैं और पिछले बार और इस बार के माहौल में बहुत सारा बदलाव भी है। होगा क्या ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए IND 24।